हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए अब आप बात करते हैं क्लास 11th में नेक्स्ट चैप्टर की। फिलहाल के लिए मैं चैप्टर 16 जो है, एक्चुअली आज हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गया है। फिलहाल के लिए मैं चैप्टर 16 को अभी नहीं ले रही हूँ, मैं उसे बाद में लूँगी ज़रूर, बिकॉज थोड़ा सा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आई नो कि अपडेटेड जो नीट सिलेबस है उसमें चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया है, फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके डिस्कस कर लेंगे, बट वी विल डू इट लेटर। तो डायरेक्ट आ जाते हैं चैप्टर 17 पे, विच इज़ व्हाट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू हैव read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecule like glucose and derive energy for performing various activities। हमें पता है ऑक्सीजन किस लिए यूज़ होती है, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करने के लिए। एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। उसको भी लगातार बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार O2 ब्रेक करता रहेगा तो फिर कंटिन्यूसली CO2 बनता रहेगा, और अगर CO2 को नहीं रिमूव किया तो ये तो एक पॉइजनस हो जाएगा, मतलब सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 का कंटेंट हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, है ना। इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ये एक्चुअली ब्रीदिंग कहलाता है, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और फिर हम एक्चुअली रेस्पिरेशन को भी यही समझते हैं, बट एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ये O2 जो अंदर जा रहा है वो आगे जाके ब्रेक डाउन करेगा न्यूट्रिएंट्स को एट सेलुलर लेवल, विच इज एक्चुअली द रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू विल फील, you know that it is due to the breathing. How do we breathe? The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter। चलिए शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पे बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज होते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की वेदर दे आर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल। तो कॉम्प्लेक्सिटी जिस हिसाब से उसी हिसाब से उनमें ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। सो लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, flatworm, they exchange O2 and CO2 by simple diffusion over the entire body surface। तो अगर मैं बोलूँ तो पहला क्या है, ये वाली जितनी भी कैटेगरीज हैं ये कैसे करते हैं? स्किन के थ्रू, मतलब पूरा बॉडी सरफेस के थ्रू वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नाउ अर्थवर्म यूजेज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। तो अर्थवर्म क्या यूज़ करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल। आई विल राइट ओवर हेयर सेकेंड नंबर अर्थवर्म। थर्ड नंबर में आ जाता है इंसेक्ट। ये क्या कैसे करता है? दे हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर आप ऐसा समझ लो पाइप का पूरा नेटवर्क है, जो ट्यूब्स है, जिनको ही हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। नाउ आगे बात करते हैं स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स विच आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, वेयर एज ओके यहाँ तक खत्म करते हैं। तो आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क में क्या यूज़ होता है? गिल्स यूज़ होते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का, आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, राइट। आगे बात करते हैं वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल पे रहने वाले हैं उनके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या? दैट इज लंग्स। क्या यूज़ किया जा रहे हैं? लंग्स। नाउ आगे बात करते हैं अमंग वर्टिब्रेट। ये तो सब इनवर्टिब्रेट की बात हुई। अब वर्टिब्रेट में फिशेस यूज गिल्स, वेयर एज रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। ध्यान रखना, एम्फीबियन यानी फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू भी कर सकता है, लंग्स के थ्रू भी, एंड दे हैव गिल्स एज वेल। तो डिपेंड किस जगह वो प्रेजेंट है, मतलब अगर वो पानी में है तो उसके अकॉर्डिंग करेगा, अगर वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे है तो उसके अकॉर्डिंग। So mammal have a well developed respiratory system because we comes in the most complex organism। तो हमारे अंदर ये respiratory system सबसे ज़्यादा डेवलप है। सी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से तो पढ़ना ही है हमें, है ना। ये तो मैं अच्छे से मालूम ही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबाउ द अपर लिप्स। तो अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में लिखना चाहूँ तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम? नॉस्ट्रिल से। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर
थ्रू द नेजल पैसेज, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आ गया एक नेजल चैम्बर आ गया। इस नेजल चैम्बर में बहुत सारी हेयर होते हैं, नेजल हेयर होते हैं। सो नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। अब ये किस में ओपन हो गया? इट ओपन इनटू फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना, अच्छा इन्होंने यहाँ पे नहीं बनाया है नहीं, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊँ लाइक दिस, ओके, तो देखिए इसमें, ओके, तो यहाँ पर दो पाइप होते हैं। एक तो आ जाता है हमारा ये ट्रैकिया, है ना, और दूसरा जो पाइप होता है विच इज़ दी फूड पाइप, या हम इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ओके, तो इन दोनों का जो ये कॉमन एरिया है, तो ये तो हो गया आपके नॉस्ट्रिल्स, है ना बेटा। फिर आपका ये पूरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाना चाहूँ, तो ये हो गया आपका नेजल पैसेज या चैम्बर आप बोल सकते हैं, पैसेज। ठीक है, और ये जो कॉमन एरिया है इट इज़ कॉल्ड दी फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद जो ये फूड, जो ये विंड पाइप है, इस विंड पाइप के ऊपर में ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स इज एक्चुअली क्या? वॉइस बॉक्स है। ठीक है, और इसी के नीचे का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, मतलब जहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिप्रेशन, एक ट्रैकिया शुरू हो रहा है, और यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको, ये पूरा ग्लॉटिस है और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो इसको कवर करके रख रहा है। क्यों कवर करके रख रहा है? बिकॉज वाइल स्वेलिंग समथिंग, हम हमारे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों यही हैं, तो हो सकता है वो विंड पाइप में एंटर कर जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम स्वेलो करते हैं, ये कैप क्या करता है? हमारे विंड पाइप को कवर कर देता है और हम स्वेलो कर लेते हैं फूड पाइप के थ्रू। समझ रहे हैं? तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सो विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर? द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, है ना, समझिए, लैरिंग्स के थ्रू। लैरिंग्स क्या है? इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। याद रखना कैसा बॉक्स है? कार्टिलेजिनस, विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap which is called epiglottis, है ना, मतलब जिस एंट्री पॉइंट है उसको हम ग्लॉटिस बोल रहे हैं। और ग्लॉटिस कवर किससे होता है? एपिग्लॉटिस से, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। नाउ ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट, समझ आया ना ये वाला? ठीक है, ओके। नाउ ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। अब देखिए ये ट्रैकिया हमारा नीचे तक जा रहा है, कहाँ तक जाता है, कहाँ पे ये बाइफर्केट होना शुरू करेगा? तो देखिए ये जो बाइफर्केट हुआ है ना, ये कहाँ पे हुआ है? एट 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, याद रखना। ओके, यानी कि जस्ट इसके पीछे की तरफ हमारा क्या होगा? थोरैसिक, ये हमारा नेक का सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फिर उसके नीचे हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसमें से 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, वहाँ तक हमारा ये जो ट्रैकिया है वो रहता है, और वहाँ से ये बाइफर्केट होना शुरू होता है। तो देखो, सो विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब सबसे पहले जो डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस वन, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, ओके, तो समझ आया? नाउ ईच ब्रोंका अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो देखिए अब ये प्राइमरी ब्रोंका है, यहाँ आके फर्दर जो डिवाइड हो रहा है ये वाला, है ना, ये जो डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी ब्रोंकाई। ओके, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? फर्दर डिवीजन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद जो, तो ये डिवीजन जो हो रहा है दिस इज टर्शरी ब्रोंकाई। ओके, और फिर फर्दर ये पतली 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 जो बन रही है, इसको देखो ये लेबल कर ही रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, जो एंड होते हैं किसमें? बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ एल्वियोलाई। समझ आई बात? तो चलिए, सो द ट्रैकिया, है ना, तो द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ध्यान रखना,
ये पूरा ट्रैकिया, दिस कंप्लीट ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंका है, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंका एंड द ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल पोर्शन ऑफ ब्रोंकल, एक्चुअली ये होने चाहिए सारे, ठीक है। ये सब किससे कवर होते हैं? दे आर कवर्ड बाय दी, सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये क्या होती है? हाफ, मतलब सी शेप की, फुल रिंग नहीं है, हाफ है, क्योंकि बैक साइड में हमारी वर्टिब्रा जो है वो सपोर्ट दे रही है। तो आगे की ये इस ट्रैकिया, अगर इसमें ये रिंग्स नहीं होगी तो हमारा ट्रैकिया पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो ये कोलैप्सिंग से बचाने के लिए ये रिंग्स होती हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है ना बेटा। तो ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड दी एल्वियोलाई। वेस्कुलराइज क्या मतलब समझते हो? वेस्कुलराइज से मतलब यहाँ इसके आसपास लार्ज अमाउंट में क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है वेस्कुलराइज। सो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। तो ये पूरा लंग्स बन जाता है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। तो ये जो लेयर है ना, ये जो येलो येलो आपको लेयर दिख रही है, इट इज़ प्लूरल। हाँ, यहाँ पे बता रखा है प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, ठीक है। अगर और भाई आप जानना चाहते हैं तो आउटर प्लूरा को हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन या पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाले को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ओके, so with pleural fluid between them, it reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. याद रखना, ये thoracic, बाहर की thoracic lining से contact में outer surface, इसको parietal pleura बोलते हैं। on the inner one जो होती है उसको visceral. The part starting with external nostril up to the terminal bronchi. तो ध्यान रखना, मतलब कि ये क्या हुआ? फेरिंग्स गया, फिर क्या हुआ? मैं इसको चाहे कंप्लीट कर देती हूँ एक बार। फिर क्या हुआ? लैरिंग्स हुआ, फिर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस चाहे नहीं लिखते हैं, ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी को मैं इस तरह से शो कर रही हूँ, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, है ना, देन टर्शरी एंड देन ब्रोंकियोल। ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये पूरा पैसेज, इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। ओके, सो वही ये बोल रहा है, नॉस्ट्रल से अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। समझ में आई बात, है ना। तो कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, क्लियर्स। अब क्या क्या फंक्शंस करती है? पहला करती है, इट क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है तो एक्चुअली जो नेजल हेयर है, नोज़ की जो हेयर है वो ट्रैप कर लेंगे। दूसरा क्या करते हैं? ये ह्यूमिडिफाइज करते हैं उस एयर को। एंड थर्ड क्या करते हैं? ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। एक्सचेंज पार्ट क्या करता है? इज द साइट ऑफ एक्चुअली डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, क्योंकि इसके आसपास ब्लड वेसल है, वेस्कुलराइज है, तो ब्लड और एयर के बीच में O2 और CO2 का इसमें एक्सचेंज होगा। नाउ द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। अब लंग्स किसके अंदर? एक ऐसा समझ लो, एक बॉक्स है जिसको हम थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं, जिसके अंदर ये दोनों लंग्स सिचुएटेड होते हैं। सो द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म। अब कैसे कैसे बन रहा है? तो अगर मैं ये बात करूँ, मान लो ये थोरैसिक चैम्बर है, ठीक है ना, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, मतलब अगर आप बात चले तो मेरे बैक की तरफ ये किससे बन रहा है? वर्टिब्रल कॉलम से। फ्रंट में ये स्टर्नम से, है ना, जो फ्रंट में हमारी बोन होती है स्टर्नम। लेटरल साइड में क्या है? हमारे रिब केज है। एंड ऑन लोअर साइड, और नीचे की तरफ क्या है? हमारा क्या है? डायफ्राम है, ठीक है। साइड में ये क्या हो गए? रिब केज, राइट। फ्रंट में स्टर्नम और बैक साइड में यानी कि डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमारा एक चैम्बर बन गया, सब तरफ से कवर है, बस ऊपर का नहीं, सब तरफ से वो कवर्ड है, ठीक है। सो द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टिंग इन द लंग कैविटी। अब ये क्या बोल रहे हैं? देखिए ध्यान रखना, लंग को पल्मोनरी बोलते हैं। तो मान लो ये बॉक्स का साइज मैंने बड़ा कर देते हैं, तो क्या होगा? अंदर के लंग्स में भी कैपेसिटी बड़ी हो जाती है, उनका वॉल्यूम भी बड़ा हो जाता है।
अगर बॉक्स का साइज़ या उसका वॉल्यूम बढ़ाया, उसका साइज़ बढ़ाया, उसका स्पेस बढ़ाया, तो लंग्स की कैविटी और उसका स्पेस भी बढ़ जाएगा. सो सच एन अरेंजमेंट इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. हम लंग्स के अंदर वॉल्यूम को नहीं चेंज कर सकते, इसलिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स रहते हैं. अब रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. पहला है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट. O2 लिया जाएगा, CO2 रिलीज किया जाएगा. देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. जो एल्वियोलाई है, उस एल्वियोलाई और उसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा. उसके बाद अब O2 कहाँ आ गई है, ब्लड के अंदर आ गई है. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. ब्लड इस गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा, डिफरेंट टिश्यूज़ के पास ले जाएगा. अब टिश्यूज़ के पास जाकर क्या होगा, अगेन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. अब ब्लड O2 तो टिश्यू को दे देगा और टिश्यू जो उसमें वहाँ प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट CO2 बन रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो CO2 को वापस ब्लड को दे देगा. Then utilization of O2 by the cell for catabolic reaction and resultant release of CO2. ठीक है, और फिर क्या करेगा, टिश्यू इसको यूज़ करेगा और इसके एज अ रिजल्ट CO2 बनाएगा. दिस इज द होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन रेस्पिरेशन. अब बात करते हैं कि ब्रीदिंग कैसे किया जाता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ओके, चलिए. सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस. 2 स्टेजेस है. पहला होता है इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, अंदर ली जाती है, and expiration by which alveolar air is released out. The movement of air in and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब इसको समझते हैं. देखिए, गैसेस जो एटमॉस्फेयर में होती है, तो हर गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कंप्लीट. पूरी गैस का जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, सब गैसेस का जो प्रेशर है. बट इंडिविजुअल जो गैस है, कोई भी इंडिविजुअल गैस सब पर, होल गैस पर क्या प्रेशर डाल रही है, दिस इज कॉल्ड दी पार्शियल प्रेशर. ध्यान रखना ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, है ना. कंप्लीट प्रेशर ऑफ गैस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and individual pressure of an individual gas on the whole gases or mixture of gases is called the partial pressure. ये समझ में आया. अब देखिए, कोई चीज़ हमें अंदर लेनी है तो हमारे अंदर उसका प्रेशर कम होना चाहिए, बाहर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो वो गैस ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी. ये बहुत प्रेशर ग्रेडियंट का ही रोल है, उसी वजह से हम O2 अंदर ले पाते हैं और CO2 रिलीज कर पाते हैं. तो देखिए, अब इंस्पिरेशन में क्या बोल रहा है. सो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. किसका प्रेशर, एक तरह से ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज़्यादा होना चाहिए, हमारे लंग्स के अंदर कम होना चाहिए, तभी तो हम बाहर से वो ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी. दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्सपायरेशन कब होगा, जब अंदर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर साइड. The diaphragm and specialized set of muscles like external and intercostal muscles between the ribs help in generation of such gradient. Okay, अब कैसे करता है तो बात करते हैं. Inspiration is initiated by inspiration. हाँ, यानी कि अब आप खुद सोच के देखिए, अगर इंस्पायरेशन करना है यानी O2 को अंदर लेना है, O2 को अंदर लेना है तो अंदर थोरेसिक चैम्बर में प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. ठीक है, यानी कि प्रेशर लेस होना चाहिए, और प्रेशर लेस करने के लिए थोरेसिक चैम्बर का साइज बड़ा होना चाहिए. अगर एक बॉक्स में कुछ गैसेस हैं, 100 मॉलिक्यूल्स है, वो एक प्रेशर पुट करें, मैंने उस बॉक्स का साइज बड़ा कर दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, गैसेस उतनी ही है, प्रेशर कम हो जाएगा. तो थोरेसिक चैम्बर का जो साइज है वो इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, अब इंक्रीज करने के लिए क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं. सो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर. तो मैंने बताया थोरेसिक चैम्बर चारों सब तरफ से, ये डायफ्राम जो है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से अभी डायफ्राम जो डोम शेप में है अभी फ्लैट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ऊपर नीचे में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ गया. देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब केज है, जो यहाँ पे ये रिब केज है, इनमें जो इंटरकोस्टल मसल्स है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उस मसल्स का साइज छोटा है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये जो रिब केज है ये बाहर की तरफ पुल्ड आउट होते हैं. दे विल पुल्ड आउट आउटसाइड एंड अप साइड. सो दे लिफ्ट्स अप द रिब एंड
स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है ना, कि बाहर और अप साइड में ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब पुल्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो रिब एंड स्टर्नम देखिए पुल्ड आउट हो गए। देन ओवरऑल इंक्रीज, तो इस वजह से क्या हुआ, ये पुल्ड आउट हुए, नीचे से डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर, सो ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उनका प्रेशर डाउन हो गया, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग्स, और फिर क्या हो गया, इजिली बाहर की एयर अंदर एंटर कर गई, दैट इज इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस। नाउ अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, दूसरा स्टेप एक्चुअली। नाउ रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, तो डायफ्राम वापस अपनी डोम शेप में चला जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे डायफ्राम का शेप थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, नीचे चला गया है ना। Now relaxation of diaphragm and the intercostal muscles return to diaphragm and sternum to their normal position and reducing thoracic volume and thereby the pulmonary volume। तो वापस से देखिए डॉम शेप हो गया, ये जो मसल्स है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे दोनों में, तो देखिए इसका तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इसका थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया। थोरेसिक वॉल्यूम कम होने से क्या हुआ, इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। So this leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration। आई बात समझ में कैसे होता है। सो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। उसकी वजह से हम मतलब लाइक हम फोर्सफुली और ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। सो उसमें चैम्बर का साइज और बड़ा करना पड़ेगा, तो वो हम फोर्सफुली कर सकते हैं। On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ब्रीदिंग रेट को मेजर करते हैं, which help in clinical assessment of pulmonary functions। So are you clear कैसे होता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम सारी वॉल्यूम्स को समझेंगे एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आना ताकि आपको नेक्स्ट के पॉइंट्स आगे के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो यू नो इट वेरी वेल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपनी पोस्ट करिए क्वेरीज। ओके चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी।